वॉरियर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम फर्स्ट क्लास चल रही होगी। और कैसा है आपका जोश मीटर, बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो यार वेलकम टू द वॉरियर सीरीज। ये एक ऐसी सीरीज है जहां क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए साइंस के हर एक चैप्टर के डिटेल वन शॉट डाले जा रहे हैं। टारगेट सिर्फ इतना है कि आपको जीरो से हीरो बनाया जाए, एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक की तैयारी कराकर। अगर चाहिए आपको इस चैप्टर के नोट्स या बाकी किसी भी चैप्टर के नोट्स, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको इस प्लेलिस्ट की किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है, वीडियो से कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, कमेंट सेक्शन में भी लिखिएगा, सब्सक्राइब भी कर लिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा अगर आप यूट्यूब से एक्स्ट्रा एफर्ट डलवाना चाहते हैं तो। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ कि क्या वो एक ऐसी चीज़ है जो हमें अलाउ कर रही है ताकि हम ये इतनी रंगीन दुनिया, इस दुनिया के अलग अलग कलर्स को देख पा रहे हैं, इस दुनिया की इतनी अच्छी कलाकारी को देख पा रहे हैं कि क्या दुनिया बनाई है बनाने वाले ने। तो ये सारी चीज़ें किसके कारण रिस्पॉन्सिबल हो रही है? तो ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हो रही है ह्यूमन आई के कारण, है ना। कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है? तो वो है ह्यूमन आई। तो चलिए इस ह्यूमन आई के बारे में और चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आंखों की मदद से हम चीज़ों को देख पा रहे हैं। तो जो मेन पार्ट होते हैं ह्यूमन आई के, उसमें आता है कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, सिलेरी मसल्स, आईलेंस, रेटिना और उसमें आता है ऑप्टिक नर्व्स। आई का जो शेप होता है वो राउंड शेप होता है और रफली उसका डायमीटर कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर का उसका डायमीटर होता है। अब आप अगर यहाँ पर ह्यूमन आई को ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो उस ह्यूमन आई में ये वाला पार्ट जो होता है ये आपका लेंस होता है, ये वाला पार्ट आपका आइरिस होता है, ये जो बाहर निकला हुआ पार्ट है ना, बाहर की तरफ ऐसे कर्व्ड बना के रखा है, इसने कॉर्निया कहते हैं। ये वाला पार्ट है ह्यूमर विट्रस और यहाँ पे जो लिक्विड भरा हुआ है ना, उसे आप क्या बोलते हो? एक्वस विट्रस। चीज़ें क्लियर है? यहाँ पे आपका ये जो देख रहे हैं ये आपका रेटिना है और ये आपका नर्व क्या है? नर्व ऑप्टिक है, ऑप्टिक नर्व है। ठीक है, चलिए नर्व ऑप्टिक बोल लो यार, या ऑप्टिक नर्व बोल लो, है ना। अब ह्यूमन आई के बारे में जानते हैं। यार ये एक ऐसा सेंसिटिव ऑर्गन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है क्योंकि इसका रोल क्या है कि हम चीज़ों को देख पाएँ। हमें कुछ पढ़ना है, किताबें पढ़नी है तो इसका रोल आता है, हमें दूर की किसी चीज़ों को देखना है तो इसका रोल आता है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है क्योंकि ये हमें चीज़ों को, जैसे ही हम आंखें खुलते हैं ना तो हम ईजिली चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, चाहे वो पास की हो चाहे वो दूर की हो, है ना। और चीज़ों को अगर हमें देखना है तो उसके लिए हमारे पास और सेंस ऑर्गन है, जैसे कि स्मेल करना है तो नोज़ है, टेस्ट करना है तो टंग है, सुनना है तो ईयर है। बट आंखों का रोल इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि भाई चीज़ों को अगर आपको देखना है ना, तो फिर आपको आंखों की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए आंख जो है काफ़ी यूनिक और एसेंशियल होते हैं क्योंकि वो हमें इस दुनिया के वाइब्रेंट कलर को एक्सपीरियंस करने में हेल्प करते हैं। अब बात करेंगे आई के पार्ट्स के बारे में तो स्टार्ट करेंगे हम कॉर्निया से। कॉर्निया हमारी आंखों का फ्रंट पार्ट होता है, क्लियर होता है और बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, कर्व्ड होता है बाहर की तरफ, है ना। और ये लाइट को फोकस करता है ताकि ये आई में आ जाए, है ना। लाइट को हेल्प करता है ताकि भैया लाइट जो है आंखों में एंटर कर ले। अब इसके जस्ट बाद आते हैं आइरिस एंड प्यूपिल। आइरिस जो होता है वो कलर्ड पार्ट होता है आंखों का। आइरिस में एक होल होता है मिडल में जिसे आप प्यूपिल कहते हैं। ये ब्लैक इसलिए दिखता है क्योंकि ये लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। अब ये आइरिस का काम क्या होता है? इस प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करना, एडजस्ट करना कि कितनी अमाउंट लाइट अंदर आंखों में जानी चाहिए। मान लीजिए अगर ब्राइट लाइट है उस केस में प्यूपिल जो है वो स्मॉलर हो जाता है और डिम लाइट के केस में ये प्यूपिल लार्ज हो जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट अंदर जाए और ज़्यादा अच्छी तरीके से आपकी विजिबिलिटी हो। इसके बाद आता है आइरिस प्यूपिल के बाद आईलेंस, जो कि ठीक उसके पीछे होता है। ये एक फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है जो लाइट को हेल्प करता है ताकि वो रेटिना के ऊपर फोकस कर सके और इमेज रेटिना पे बनती है। और जो ये लेंस है वो अपने शेप को चेंज कर सकता है ताकि भैया आप इजीली फोकस कर पाओ जब आप पास की ऑब्जेक्ट देख रहे हो या आप दूर के ऑब्जेक्ट देख रहे हो, है ना। जैसे कैमरा में होता है फिक्स फोकल लेंथ होता है, यहाँ पे नहीं है, आप चेंज कर सकते हो, वेरी कर रहे हो। पास की चीज़ें देखनी है तो अलग तरीके से वो आई लेंस हो जाता है, दूर की चीज़ें देखनी है तो अलग तरीके से वो आई लेंस हो जाता है। यार अभी इन सारी चीज़ों को इन डिटेल में भी पढ़ना है कि इस फिनोमेना को भी क्या कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं ब्लाइंड स्पॉट की। हमारी आंखों में एक स्पॉट होता है यार जहाँ पर हमारा ऑप्टिक नर्व जो है रेटिना से कनेक्ट होता है, वहाँ पर कोई रॉड्स और कॉन नहीं होते हैं और एक स्मॉल एरिया बन जाता है जहाँ पर कोई भी इमेज डिटेक्टेड नहीं होती है। उस स्पॉट को क्या नाम दिया गया है? ब्लाइंड स्पॉट नाम दिया गया है। क्या ये चीज़ क्लियर है? चलिए अगर ये चीज़ क्लियर है तो इसके बाद हम बात करेंगे एक्वस एंड विट्रस ह्यूमर की। ये एक स्पेस होता है
कॉर्निया और लेंस के बीच में कॉर्निया और लेंस के बीच में एक स्पेस होता है जहाँ पर पूरा वाटरी फ्लूइड होता है, इसे एक्वस ह्यूमर कहते हैं। और आपका रेटिना और ऑप्टिक नर्व्स के बीच में, सॉरी लेंस और रेटिना के बीच में, लेंस और रेटिना के बीच में एक स्पेस होता है जहाँ पर जेली लाइक सब्सटेंस भरा होता है, इसे विट्रस ह्यूमर कहा जाता है, जो कि आई की शेप को मेंटेन करता है ना। रेटिना लेंस के बीच में विट्रस ह्यूमर, लेंस और कॉर्निया के बीच में एक्वस ह्यूमर। क्लियर है? जो फ्लूइड होता है उसी को बोलते हैं। अब बात करेंगे कि आंखें काम कैसे करती हैं। जैसे ही लाइट हमारी आंखों में कॉर्निया के थ्रू एंटर हुई, प्यूपिल से वो पास होगी, आई लेंस जो है उसे फोकस करेगा कहाँ? रेटिना पे। रेटिना पे इमेज बनने वाली है। रेटिना में जो सेल्स होंगे वो डिटेक्ट करेंगे लाइट को, ब्रेन को सिग्नल देंगे, ऑप्टिक नर्व के थ्रू हम चीज़ों को देख पा रहे होंगे। बट जो सिग्नल जा रही है ना, और जो इमेज बन रही है रेटिना पे, इमेज तो रेटिना पे अपसाइड डाउन बनती है, बट जो हमारा ब्रेन है वो प्रोसेस कर लेता है कि भैया हम चीज़ों को उसी तरीके से देखें जिस तरीके से वो है, उल्टी ना दिखे, है ना। तो वो हमारा ब्रेन जो है उस चीज़ को एडजस्ट कर लेता है कि भैया इमेज ऐसी बनी है बट चीज़ें हमें दिखे उसी तरीके से जैसे कि रियल लाइफ में है। क्या ये चीज़ क्लियर है? क्या आंखें कैसे काम कर रही है वो क्लियर है ना। अब हमारी आंखों में आइरिस होता है। अब आइरिस जो है प्यूपिल की साइज को कंट्रोल करता है। ब्राइट लाइट है, मैंने बताया, छोटा हो जाता है। डिम लाइट है तो बड़ा हो जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एंटर कर सके, ताकि हम इजीली उन चीज़ों को भी देख सकें डिम लाइट में भी, है ना। तो समझ में आ रहा है कि आंखें किस तरीके से काम कर रही है, किस पार्ट का क्या रोल है पूरी इस फंक्शन में। चीज़ें क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। अब आई फोकस कैसे करता है? पास की चीज़ों को देखने के लिए फोकस कैसे करता है, दूर की चीज़ों को देखने के लिए फोकस कैसे करता है। उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि रेस कैसे आ रही है, चाहे वो ऑब्जेक्ट दूर हो या पास हो। जब ऑब्जेक्ट दूर रहता है तो रेस पैरेलल आती है ना। जब ऑब्जेक्ट दूर रहता है तो रेस पैरेलल आती है। उस केस में हमारी आंख थिन लेंस यूज करती है जिसका पावर लो होता है बट फोकल लेंथ ज़्यादा होता है, क्योंकि पावर एंड फोकल लेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। अब अगर फोकल लेंथ ज़्यादा है तो ये रेस जो है रेटिना के ऊपर इजीली फोकस कर पाएंगी, और रेटिना पे ही अगर इमेज बन रही है तो ये आपको क्लियर इमेज दिखेगी। फिर बात करते हैं कि अगर पास ऑब्जेक्ट से रेज आ रही है, नियर बाय ऑब्जेक्ट से मान लीजिए रेज आ रही है, तो वो स्प्रेड होके आएंगी। उस केस में हमारी आई क्या करेगा? थिकर लेंस यूज करेगा जिसका पावर हाई होगा और फोकल लेंथ कम होगा। उस केस में क्या होगा? जो फोकस होगा, है ना, इमेज जहां बन रही होगी वो कहाँ बन रही होगी? रेटिना पे, क्योंकि भाई स्प्रेड होकर आ रही है। तो मैं एक ऐसा लेंस चाहूंगा ना, थिकर लेंस चाहूंगा जिसका फोकल लेंथ कम हो। फोकल लेंथ कम होगा तो डायरेक्टली इमेज कहाँ बन जाएगी? रेटिना में बन जाएगी। क्लियर है? अब बात करते हैं एकोमोडेशन की। हमारा आई लेंस जो होता है वो एक फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल से बना होता है ना। उसका कर्वेचर जो है वो मॉडिफाई हो सकता है, बट एट सम एक्सटेंट। ऐसा नहीं है जितना मर्जी चाहो कर सको, कुछ लिमिट है उस चीज़ की। और ये जो कंट्रोल है मॉडिफिकेशन का किसके पास होता है? सिलेरी मसल्स के पास होता है। अब ये जो चेंज होता है ना आई लेंस के कर्वेचर में, और उसके कारण उसका फोकल लेंथ भी चेंज हो जाता है, तो इसी एबिलिटी को क्या बोला जाता है? एकोमोडेशन बोला जाता है। मान लीजिए मैं कोई पास की चीज़ देख रहा हूँ या दूर की चीज़ देख रहा हूँ। मान लीजिए दूर की चीज़ देख रहा हूँ, है ना। जब मैं दूर की चीज़ देखता हूँ तो मेरी जो आई मसल्स है वो रिलैक्स हो जाती है, जिसके कारण लेंस थिनर हो जाता है। फोकल लेंथ बढ़ गया तो मैं दूर की चीज़ों को आसानी से देख पा रहा हूँ। क्यों? फोकल लेंथ बढ़ गया है। अब डायरेक्टली जो रेज आएंगी वो कन्वर्ज होकर कहाँ मिल रही होंगी? रेटिना पे मिल रही होगी। इमेज रेटिना पे बनेगी तो हम इजिली दूर की चीज़ें देख पा रहे हैं। मान लीजिए मैं पास की चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ। जब मैं पास की चीज़ में फोकस करता हूँ उस केस में सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। अब लेंस क्या हो गया? थिकर हो गया है। लेंस थिकर हो गया है, उसका फोकल लेंथ कम हो गया। तो हम इजीली क्या कर रहे हैं? पास की चीज़ों को देख पा रहे हैं। क्यों? अगेन इमेज कहाँ बन रही है? रेटिना पे बन रही है। तो इस एबिलिटी को आंखों की, कि भाई आप दोनों ही ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हो, चाहे वो दूर रखा हो या फिर वो पास रखा हो, क्या किस तरीके से देख पा रहे हैं? आई अपनी शेप और फोकल लेंथ को चेंज कर पा रहा है, एंड इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? एकोमोडेशन। कि आपको पास और दूर की चीज़ें दोनों देखने के लिए आई जो अपनी फोकल लेंथ में और शेप में चेंज कर रहा है, उस एबिलिटी को एकोमोडेशन कहते हैं। बट यार एक लिमिट होती है कि फोकल लेंथ जो है ना आई लेंस का, इससे नीचे नहीं जाता। एक मिनिमम लिमिट होती है, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती है ना, मिनिमम लिमिट होती है। चीज़ें क्लियर है? चलिए अब आंखों की नियर पॉइंट क्या है, मतलब कितना पास कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो हम क्लियरली रीड कर सकते हैं। तो दैट डिस्टेंस इज 25 सेंटीमीटर। उससे ज़्यादा पास लेके जाओगे चीज़ें ब्लरी होने दिखेगी। और फार पॉइंट तो कुछ होता नहीं है भाई, जितनी दूर का तुम देख सकते हो उतनी दूर का तुम देख सकते हो, ठीक है। तो नॉर्मल आई के लिए जो डिस्टेंस होता है फार पॉइंट का, उसे इन्फिनिटी माना जाता है। बात करते हैं रेंज ऑफ विजन क्या होता है। भाई जो डिस्टेंस होता है नियर पॉइंट और फार पॉइंट का, है ना, तो ये क्या होता है? रेंज होता है कि हम कितनी चीज़ों को क्लियरली देख सकते हैं, कितने पास तक देख सकते हैं और कितने दूर तक देख सकते हैं। ये हमारा रेंज ऑफ विजन हो गया।
क्लियर है। इसके बाद पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है, मैक्सिमम चेंज जो कि आइलैंड्स में हो सकता है, आइलैंड्स की पावर में हो सकता है, सॉरी, मैक्सिमम चेंज जो आइलैंड्स की पावर में हो सकता है ताकि हम ऑब्जेक्ट पे फोकस कर सके जो कि डिफरेंट डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। तो दैट मैक्सिमम चेंज इन पावर ऑफ अ लेंस, ताकि हम सारे ऑब्जेक्ट को चाहे पास रखे हैं, दूर रखे हैं, यहाँ रखा है, यहाँ रखा है, इजिली देख पाए दूर से पास तक। तो उस चेंज ऑफ पावर को आप क्या बोलते हो, पावर ऑफ एकोमोडेशन। नियर बाय ऑब्जेक्ट होगा तो मैक्सिमम पावर आ रहा होगा, क्यों भैया देखो, पावर 1 अपॉन क्या होगा, एफ, है ना। पावर क्या हो जाएगा, 1/25 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करोगे 1/0.25 मीटर्स, तो 4 डायोप्टर की पावर आ जाएगी, है ना। ये मैक्सिमम पावर रहेगा। और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए ये पावर जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस तो क्या है, इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो, तो पावर क्या हो जाएगी, जीरो डायोप्टर। तो अगर 25 सेंटीमीटर पे है तो यार पावर 4 डायोप्टर है, और अगर वो इन्फिनिटी पे है तो पावर 0 डायोप्टर है ना। अब बात करते हैं यार किसकी, अब बात करेंगे विजन की, कि हम क्यों चीज़ों को देख पा रहे हैं। देखिए विजन क्या है, विजन यानी कि एबिलिटी कि हम चीज़ों को अच्छे से देख पा रहे हैं, है ना। विजन क्या होता है, विजन इज द एबिलिटी कि आप चीज़ों को अच्छे से देख पा रहे हो, उसे आई साइट भी कहते हैं। अब हमारा आँख कैसे काम करता है भैया, हमारा आँख काम करता है कि आप लाइट को फोकस करो, आप लाइट को फोकस रेटिना पे करो, है ना। अब रेटिना पे वहाँ पर प्रोसेसिंग हो रही है और चीज़ें हमें क्लियरली दिख रही है ना। रेटिना पे काफ़ी सारी चीज़ें होती है, सारी चीज़ों का प्रोसेसिंग होता है और आपको चीज़ें क्लियर दिख रही है। बट क्या हो कि आँखों के पास जो ये एबिलिटी है कि वो रेटिना पे फोकस करे, वो हो ही ना, है ना, कमज़ोर हो गई हो, ख़राब हो गई हो, और वो इमेज रेटिना से आगे या रेटिना के पीछे बन रही होगी, उस केस में चीज़ें आपको क्लियर नहीं दिखेगी, वहाँ पर आपका जो विजन है वो बिगड़ चुका होगा। और अब हम लोग वही आई डिफेक्ट्स पढ़ने वाले हैं, है ना। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसको काटिए हेडिंग को, नई हेडिंग डालिए, ये क्या है, आई डिफेक्ट। 3 टाइप के आई डिफेक्ट होते हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया। एक एक करके जानते हैं। मायोपिया को देखिए आप शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। मायोपिया होता क्या है, इस चीज़ को समझिए। मायोपिया में पर्सन को पास की चीज़ें दिखती हैं, दूर की चीज़ें नहीं दिख पाती है ना। पर्सन दूर की चीज़ें देखने में उसको दिक्कत आ रही होती है, उसको ब्लर दिख रहा होता है। अब ये होता क्यों है, क्योंकि भैया जो लाइट एंटर कर रही है आंखों में, वो फोकस कहाँ होती है, उसका जो इमेज बनना होता है वो मीट कहाँ पर हो रही होती है, वो रेटिना पे नहीं हो रही होती, वो लाइट रेज मीट होती है रेटिना से पहले, है ना। इसके कारण हमें चीज़ें दिख नहीं रही होती है। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है, हाई कन्वर्जिंग पावर, जो हमारा लेंस है वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, जिसके कारण जो लाइट है वो बहुत जल्दी कन्वर्ज कर जा रही है, और जो मीटिंग रेट सॉरी, जो मीटिंग रेटिना पे होनी चाहिए थी वो रेटिना के सामने ही हो जाती है, जिसके कारण जो इमेज है वो रेटिना पे बनती नहीं है ना। दूसरा, आईबॉल एलोंगेट हो जाता है, जो शेप होता है आईबॉल का अब वो नॉर्मल नहीं रहा। अब जो ये इंक्रीज हो गया डिस्टेंस लेंस और रेटिना के बीच में, उसके कारण जो इमेज पहले रेटिना पे बननी थी अब वो रेटिना पे नहीं बन रही, कहाँ पर बन रही है, रेटिना से थोड़ा पहले, जिसके कारण हमें इमेज ब्लरी दिख रही है। हम ना मायोपिया का इफेक्ट देख लेते हैं। मायोपिया का इफेक्ट क्या है यार, मायोपिया का इफेक्ट सिंपल सा इफेक्ट है यार कि दूर की चीज़ें नहीं देख पा रहे हो, दूर की चीज़ें तुम्हें ब्लरी दिख रही है, क्योंकि जो रेस रेटिना तक पहुंच नहीं थी वो पहुंच नहीं रही, इमेज रेटिना पे बनी नहीं रही, तो अब बन नहीं रही तो भैया प्रॉपर सिग्नल जा नहीं रहा, है ना। तो वो प्रॉपर जो इमेज बननी चाहिए वो बन नहीं पा रही। क्लियर है कि भैया क्या कॉज है, क्या इफेक्ट है, क्या रिजल्ट है मायोपिया का, करेक्ट कैसे करोगे भैया। देखो ये आप देख पा रहे हो कहाँ पर बन रहा है, यहीं पे बन जा रही है, ये रहा रेटिना, रेटिना से पहले ही बन रहा है, देख रहे हो। रेस को मीट का होना चाहिए था, रेस को मीट का होना चाहिए था, और रेस मीट कहाँ पे हो रही है, आप देख रहे हो रेस यहीं पे ही मीट हो जा रही है ना। जो रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन था उससे पहले ही, है ना, ये चीज़ क्लियर है। अब इसका करेक्शन क्या है भैया, मैं चाहता हूँ कि ना लाइट्स जो रेज हैं वो थोड़ा और दूर दूर रहे जब वो आई लेंस पे पहुंचे, तो उसके लिए मैंने क्या यूज़ किया, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस ने क्या किया भैया, यहाँ से उनके बीच की डिस्टेंस जो है रेस की, यहाँ आप देख रहे हो हल्की सी बड़ी दिखेगी, है ना। बीच का जो डिस्टेंस है वो हल्का सा बढ़ गया है, क्योंकि रेस को कन्वर्ज मतलब डाइवर्ज कर दिया गया है। अब वो रेस जब आई लेंस पे पहुंचेगी एंड वो डेविएट होगी, इमेज का बन रहा है रेटिना पे बन रहा है। तो इन केस ऑफ मायोपिया मैं क्या यूज़ करूँगा, कॉनकेव लेंस। क्या ये चीज़ क्लियर है। अब बात करेंगे हाइपरमेट्रोपिया यानी कि लॉन्ग साइटेडनेस, या आप बोल सकते हो फार साइटेडनेस, जिसमें आपको पास की चीज़ें नहीं दिख पा रही हैं, दूर की चीज़ें दिख पा रही है। हमने मायोपिया में देखा पास की चीज़ें दिखती हैं बट दूर की नहीं दिखती, हाइपरमेट्रोपिया में दूर की दिख जाती हैं, पास की नहीं दिख पाती, इसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। अब इस केस में जो इमेज बनती है, लाइट जो एंटर होके जहाँ मिलनी थी वो रेटिना पे मिलनी थी, बट वो रेटिना के पीछे मिल रही है, इसलिए हमें पास की चीज़ें क्लियरली दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पर क्या रीज़न हो सकता है, लो कन्वर्जिंग पावर आई लेंस का, है ना। लो कन्वर्जिंग पावर हो सकता है, यानी कि वो इतना वीक होगा
इतना वीक होगा कि वो बेंड ही नहीं कर पा रहा लाइट को, है ना। इमेज रेटिना के पीछे बन रही है। एक ये रीजन तो लो कन्वर्जिंग पावर हो गया है। दूसरा कि आईबॉल शॉर्टेंड हो गया है। मान लीजिए आईबॉल शॉर्ट हो गया है, इसका मतलब रेटिना अब जो है वो काफ़ी पास है ना, जिसके कारण भैया जो लाइट है वो फोकस जो हो रही है वो रेटिना के पीछे हो रही है। अब रेटिना के पीछे हो रही है, इसके कारण पास की चीज़ें हम पढ़ नहीं पा रहे। अब भैया सॉल्यूशन क्या है कि मैं चाहता हूँ कि जो रेज है ना, मैं चाहता हूँ कि जो रेज है जब आईलेंस से पहुंचे तो थोड़ा पास पास हो। यहाँ हम देख पा रहे हो कि इमेज रेटिना से पीछे बन रही है, तो मैं चाहता हूँ ये जो रेज है इनके बीच का डिस्टेंस क्लोज हो जाए जब ये कहाँ पर पहुंचे, आई लेंस यानी कि यहाँ पर पहुंचे। तो मैंने कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया। जब मैंने कॉन्वेक्स लेंस लगाया तो आप देख सकते हो जब ये यहाँ पहुंच रहा है तो इनके बीच का डिस्टेंस कम हो चुका है, जिसके कारण अब आई लेंस इसे क्या करता है, इस पॉइंट पे ही डाइवर्ज करता है, जो कि आपका रेटिना पर ही है और आपको चीज़ें क्लियरली दिखाई दे रही होती है। इसके बाद आता है प्रेस बायोपिया। यार प्रेस बायोपिया इज सम व्हाट, क्या है प्रेस बायोपिया? प्रेस बायोपिया है कि यार एज के कारण ना आपकी सिलेरी मसल्स वीक हो पा रही है, सिलेरी मसल वीक हो जा रही है। अब जब ये वीक हो जा रही है तो जो इसकी एबिलिटी होती है ना कि ये शेप चेंज कर ले, वो कर नहीं पा रहा और उसके कारण रेटिना पे इमेज नहीं बन रही है ना, और इसके कारण आपको पास की चीज़ें दिखाई नहीं दे पा रही है। तो बेसिकली प्रेस बायोपिया एक एज रिलेटेड विजन डिफेक्ट है जिसमें आंख अपनी जो एबिलिटी है पास की चीज़ें देखने की उसको लूज करता जा रहा है ना। जो लेंस है वो कम फ्लेक्सिबल है, सिलेरी मसल्स भी टाइम के साथ वीक हो चुका है, जिसके कारण हम पास की चीज़ों को ध्यान से नहीं देख पा रहे हैं। इसका इंपॉर्टेंट रीज़न क्यों हो रहा है उसका है क्योंकि आपकी सिलेरी मसल्स वीक हो जा रही है, सिलेरी मसल्स वीक हो रही है ना। तो जो पास की चीज़ों को देखने के लिए वो फोकस कर पा रहा था अब नहीं कर पा रहा है। आई बॉल शॉर्टेंड हो चुका है, जो आई की इलास्टिसिटी है वो लूज हो चुकी है, लेस फ्लेक्सिबल है, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है तो वो लेस फ्लेक्सिबल होता जाता है ना। और जो उसकी एबिलिटी थी कि भैया शेप चेंज करके पास की चीज़ों पे फोकस कर सके, अब वो नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो करेक्शन क्या ले सकते हो आप? कॉन्वेक्स लेंस यूज़ कर सकते हो यार। जो मोस्ट कॉमन वे है प्रेस बायोपिया को रिमूव करने का, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस यूज़ कर लो, है ना, ताकि आप पास की चीज़ें देख पाओ। अब बात करेंगे यार प्रिज्म में, है ना। अब रिफ्रैक्शन अब प्रिज्म में देखेंगे, फिर डिस्पर्जन देखेंगे, सारी चीज़ों को देखेंगे। देखिए प्रिज्म क्या है। मान लीजिए ये एक प्रिज्म है, इसमें दो ट्राइंगुलर फेसेस होंगे, एक फ्रंट एक बैक, और दो आपके रेक्टेंगुलर फेसेस होंगे इधर अपोजिट फेसेस, एंड एक बेस में, यानी कि 3 रेक्टेंगुलर फेसेस, 2 ट्राइंगुलर फेसेस, एक फ्रंट एक बैक, है ना। अब जो रेक्टेंगुलर फेसेस के बीच में जो एंगल होता है ना, उसे एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं, क्योंकि वो पैरेलल नहीं होता, उनके बीच में एंगल होता है, तो उसे एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। जो रे एंटर कर रही है इंसिडेंट रे, जो एग्जिट कर रही है इमर्जेंट रे, है ना। अब इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट एंगल, जो इंसिडेंट है रे, जो इंसिडेंट है, अब वो और इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल है उसे आप क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। समझते हैं क्या हुआ? देखिए देखिए हुआ क्या, समझिए। मान लीजिए कि यहाँ से रे एंटर की, कलर सही है, हाँ, रे एंटर की, ये मीडियम क्या था? रेयर, डेंसर, अगेन रेयर, ठीक है। ये रे एंटर की, ये आपका क्या हो गया? ये भैया आपका ये वाला पार्ट आपका हो गया, ये वाला पार्ट आपका हो गया नॉर्मल। अब समझिए कि भैया ये रे एंटर की है, तो अब ये रेयर से डेंसर जा रही है। पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वापस से जाके देख लीजिएगा कि रेयर से डेंसर जाती है, तो अब ये जो रे है ये टुवर्ड्स द नॉर्मल, है ना, नॉर्मल के टुवर्ड्स रिफ्लेक्ट हुई, तो ये एंगल क्या हो गया, है ना, ये एंगल क्या हो गया? कम हो गया। अब इसके बाद यहाँ से डेंसर से रेयर जा रही है, जब डेंसर से रेयर जाते हो तो आप अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाना चाहते हो, तो मैं अवे फ्रॉम द नॉर्मल गया, है ना। तो इस केस में जब आप अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाते हो, नॉर्मल आपका क्या है? नॉर्मल आपका ये रहा, नॉर्मल आपका ये रहा, मैं अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाना चाहता हूँ, नॉर्मल आपका ये रहा, तो ये एंगल तो बढ़ जाता है ना। और ये किसकी तरफ डेविएट होता है? बेस की तरफ डेविएट होता है। अब यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री में पहुँच गया मैं। एंगल ऑफ वो क्या होगा यहाँ पे? डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन यानी कि जो आपका इंसिडेंट रे था, यानी कि आपकी जो एक्चुअल पाथ थी, उस एक्चुअल पाथ, है ना, उस एक्चुअल पाथ में और जो आपका इमर्जेंट रे है, यानी कि जो आपका डिफ्लेक्टेड पाथ है, उनके बीच में जो एंगल है उसे आपने क्या कहा? एंगल ऑफ डेविएशन। क्या चीज़ क्लियर है? क्या चीज़ क्लियर है? क्यों बेंड हो रही है? क्योंकि भाई मीडियम चेंज हो रहा है ना। रेयर से जब डेंसर में जा रहे हो मीडियम चेंज हो रहा है। हमने देखा था यार मीडियम चेंज होगा तो लाइट तो डिफ्लेक्ट होगी। पहले रेयर टू डेंसर जा रहा है, रेयर टू डेंसर जाता है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल होता है, और फिर डेंसर टू रेयर जाता है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है। क्या ये चीज़ें क्लियर है? क्या ये चीज़ें क्लियर है? चलिए
अब अगर ये चीज़ें क्लियर हैं तो हम रिफ्रैक्शन देख लेते हैं थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, है ना। ये ग्लास प्रिज्म से जो रिफ्रैक्शन हमने देख लिया वो तो बढ़िया है। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे डिस्पर्जन क्या होता है। वाइट लाइट एक प्रिज्म से गई, 7 कलर्स में स्प्लिट हो गई, तो ये जो स्प्लिटिंग हुई ना वाइट लाइट की, तो उसे आप क्या बोलते हो, उस फिनोमेना को आप बोलते हो डिस्पर्जन की। जब एक वाइट लाइट एक ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म से गई, 7 कलर कंपोनेंट में वो स्प्लिट हो गई, उस फिनोमेना को आपने क्या कहा, डिस्पर्जन कहा, है ना। तो डिस्पर्जन में आपको रेड कलर मिलेगा, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट, ये 7 कलर मिलेंगे। आप इसे विबग्योर भी कहते हैं। तो ये प्रोसेस जहाँ पर व्हाइट लाइट जो है स्प्लिट हुई 7 कलर में, उसे डिस्पर्जन ऑफ लाइट का। अब यहाँ स्प्लिटिंग में आप देखोगे रेड कलर टॉप पे दिखेगा, वायलेट कलर आपको बॉटम में दिखेगा। अब रीजन क्या होता है भाई, जो कलर्स होते हैं, है ना, डिफरेंट कलर्स की डिफरेंट स्पीड होती है। जब आपकी डिफरेंट स्पीड है प्रिज्म में, तो उसके कारण आप डिफरेंट एंगल से डेविएट होंगे, है ना, और इस सेपरेशन के कारण आपका 7 कलर्स का स्पेक्ट्रम बन रहा होगा। अब रेड लाइट जो है काफ़ी फास्ट ट्रैवल कर रही है, जब काफ़ी फास्ट ट्रैवल करती है तो काफ़ी लीस्ट वो बेंड होती है। अब जब लीस्ट बेंड होती है तो वो टॉप पे अपीयर होते हैं स्पेक्ट्रम के। वायलेट काफ़ी स्लो चल रहे होते हैं, तो सबसे ज़्यादा डेविएशन देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा डेविएशन है तो वो कहाँ पर अपीयर होता है, स्पेक्ट्रम के बॉटम में अपीयर होता है ना। अब ये जो कलर्स होते हैं इनकी फ्रीक्वेंसी भी अलग होती है, इनकी वेवलेंथ भी अलग होती है। रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, वेवलेंथ ज़्यादा है, और वायलेट की सबसे कम फ्रीक्वेंसी है और इनका वेवलेंथ कम है ना। इसकी आप वायलेट का देखोगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। रेड की फ्रीक्वेंसी कम है, वेवलेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी, है ना। चीज़ें क्लियर है। चलिए, वाइट लाइट क्या होती है भैया। वाइट लाइट यानी कि ऐसी कोई भी लाइट जो कि सिमिलर हो, है ना। वाइट लाइट क्या है, वाइट लाइट एनी लाइट जो कि स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस कर सके। कोई भी लाइट जो कि स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करेगी, दैट इज वाइट लाइट। अब मान लीजिए एक प्रिज्म था, वाइट लाइट गई, स्पेक्ट्रम मिल गया, अब वहीं पे मैंने एक प्रिज्म उल्टा करके रख दिया, इन्वर्टेड। अब वापस से क्या होगा, वो रिकम्बाइन हो जाएगी। तो अगर आपको ये स्पेक्ट्रम को रिकम्बाइन कराना है, तो ये अगर आप इसको पास करेंगे प्रिज्म से, इन्वर्टेड प्रिज्म से, तो क्या हो जाएगा, वापस से आपको वही चीज़ मिल जाएगी। क्या ये चीज़ क्लियर है, क्या ये चीज़ क्लियर है। अगर यहाँ तक क्लियर है तो यार कमेंट सेक्शन में कमेंट मार दो, अच्छा सा कमेंट मार दो यार। उसके बाद बात करते हैं यार रेनबो फॉर्मेशन की, रेनबो कैसे फॉर्म होता है। देखिए, रेनबो जो होता है एक नेचुरल स्पेक्ट्रम होता है। भैया बारिश हो रही है, कंडीशन क्या होना चाहिए कि बारिश भी हो रही है और धूप भी है। बारिश हो रही है, ठीक है, बारिश हो रही है, जो रेन ड्रॉप्स हैं वो क्या करेंगे, वहाँ पे रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा वाटर मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, और सनलाइट के अपोजिट आपको रेनबो देखने को मिलेगा। तो हुआ क्या कि लाइट्स उसमें से गई, है ना, तो ये एक प्रिज्म की तरह कर रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, डिस्पर्शन हुआ, फिर अंदर TIR हुआ, है ना, और फिर आपकी आंखों ने इस 7 कलर्स को देखा, है ना। क्या ये चीज़ क्लियर है। चलिए, अब बात करेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की, कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता क्या है। ये समझने से पहले ये समझिए कि जो आपका एटमॉस्फेयर होता है उसमें अलग अलग लेयर्स होती है, जिनकी डेंसिटी अलग अलग होती है। क्यों अलग अलग लेयर्स होती है, अलग अलग लेयर्स के रीज़न ये है कि भैया कुछ ठंडी हवा होगी, कुछ वार्म हवा होगी, है ना। तो ये टेम्परेचर डिफरेंस जो है, ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसके कारण डेंसिटी डिफरेंस आ रहा है, और इस डिफरेंस के कारण लाइट जो है वो बैंड होती है जब वो इन चेंज इन डेंसिटी में ट्रैवल करती है। मान लीजिए आप एक ऑब्जेक्ट पे देख रहे हो, है ना। अब वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, एक आग लग रही है, उसके ऊपर हॉट एयर है, उसके पीछे ही है ना। तो अब क्या होगा, हमें वो ऐसा दिखेगा कि वो चीज़ वॉबल कर रही है। एक्सपीरियंस कीजिए, आग लगी है, एकदम गर्म तगड़ी आग लगी हुई है, उसके पीछे आपने कुछ चीज़ रखी है, मैं सामने से देख रहा हूँ, है ना, तो यहाँ से हॉट एयर आ रही है। अब मुझे क्या दिख रहा है कि भाई वो बुक ना वॉबल कर रही है, ठीक है। ये क्यों होता है, क्योंकि हॉट एयर जो होता है वो हॉट एयर जो होता है वो लेस डेंस होता है, ठीक है, कूलर एयर से, और जिसके कारण लाइट की बेंडिंग होती है जब हम ऑब्जेक्ट पे देखते हैं। क्या ये चीज़ क्लियर है। अब बात करते हैं स्टार ट्विंकल क्यों करता है। देखिए, एक चीज़ समझिए, वहाँ से लाइट आ रही है, लाइट आई, डिफ्लेक्ट हुई, ध्यान, डिफ्लेक्ट हुई, क्यों हुआ भाई ये डिफ्लेक्शन, क्यों हुआ, डिफ्लेक्शन इसलिए हुआ क्योंकि मीडियम अलग अलग है। जब वो डिफ्लेक्ट हुई तो एक चीज़ समझिएगा कि लाइट आई, वो क्या हुई, डेविएट हुई। डेविएट होने के कारण, इस चीज़ के कारण जो आपको ऐसा लगेगा कि स्टार जो है अपनी ब्राइटनेस को चेंज कर रहे हैं, है ना, कि लाइट आ रही है, डेविएट हुई, मेरे को ऐसा लग रहा है कि स्टार अपनी ब्राइटनेस चेंज कर रहा है, कभी डिम हो रही है, कभी ब्राइट डिम, तो ये क्या है, ब्लिंकिंग ही तो है ना। तो बेसिकली स्टार ट्विंकल इसलिए करते हैं क्योंकि जैसे लाइट आती है और डिफरेंट लेयर से पास होती है, वो डिफरेंट तरीके से डेविएट होती है, और हमें ऐसा लगता है कि भैया स्टार्स अपना ब्राइटनेस चेंज कर रहे हैं, एंड वी फील कि स्टार्स आर ट्विंकलिंग।
प्लैनेट के केस में ये चीज़ वर्क इसलिए नहीं करती क्योंकि प्लैनेट बहुत पास है, इसलिए बहुत बड़ा भी है, काफ़ी सारे टाइनी सोर्सेज हैं उसमें लाइट में, तो उसका जो नेट इफेक्ट आता है वो जीरो आता है, यानी कि नेट इफेक्ट ऐसा आ रहा है कि वो चेंज ही नहीं कर रहा ब्राइटनेस। दैट इज वाई प्लैनेट जो है वो ट्विंकल नहीं करते हैं, है ना। बात करते हैं स्टार्स की। भैया देखो एक चीज़ समझिए, यहाँ पे स्टार है ना, जो लाइट आई वो हल्की सी डेविएट होकर आई, यहाँ मैं खड़ा हूँ तो मेरे को तो यही लगेगा यहाँ से आई, तो मेरे लिए तो स्टार की एक्चुअल पोजीशन क्या है, उससे ऊपर। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो लाइट आ रही है उसमें डेविएशन आ रहा है पाथ में, और वो क्यों आ रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि डिफरेंट लेयर है, डेंसिटी डिफरेंट है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाओगे तो वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, बेंडिंग देखने को मिलेगा। इसीलिए हमें स्टार्स जो है अपनी एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा ऊपर दिखते हैं, ये सिंपल सा रीज़न है इसके बीच में, है ना। ये देखिए, ये स्टार था, ये इसका पाथ था, और ये हमें दिख रहा है जो कि अपरेंट स्टार पोजीशन है। क्लियर है ये चीज़। चलिए, अगर ये चीज़ क्लियर है तो सेम कंसेप्ट ना सनराइज एंड सनसेट में भी हो रहा है। सनराइज 2 मिनट पहले हो जा रहा है, क्यों, क्योंकि उसकी एक्चुअल पोजीशन यहाँ थी बट वो हमें दिख यहाँ रहा है, तो हमारे लिए तो वो क्या हो गया, सनराइज हो गया। 2 मिनट पहले हो जाता है और 2 मिनट बाद में सनसेट होता है। सनसेट में अगेन वो चला गया है बट हमें स्टिल वो 2 मिनट तक दिखता है, क्यों, क्योंकि वो जा चुका है, बट हमारे लिए तो ऊपर ही है ना। हमारे लिए अगर वो ऊपर है तो हमें क्या दिखेगा, सन दिखेगा। इसलिए हमेशा सनराइज एंड सनसेट के दौरान 2 मिनट सुबह 2 मिनट शाम को आपको जल्दी दिख जाता है, और शाम को 2 मिनट लेट तक दिखता है। क्या ये चीज़ क्लियर है। चलिए, अगर ये चीज़ क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अगर ये चीज़ क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए, अब हम ये डिलेड सनसेट का तो हमने कर ही लिया है। अब हम बात करेंगे लाइट की स्कैटरिंग का। मान लीजिए कोई पार्टिकल्स है, कोई एक सॉल्यूशन है जिसमें पार्टिकल्स है, उन पार्टिकल्स का क्या हुआ, उन पार्टिकल्स के कारण लाइट स्कैटर हुई, है ना। ये लाइट है, उसका कुछ वेवलेंथ होगा, ये पार्टिकल है, मान लीजिए दोनों सेम रेंज में है, तो ये पार्टिकल से टकराया और स्प्रेड हो गया। दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये क्या, ये चीज़ क्लियर है। अब यहाँ पे पार्टिकल की साइज़ कितनी होनी चाहिए, जितनी कोलाइडल पार्टिकल्स की साइज़ होती है उतनी ही साइज़ किसकी होनी चाहिए, उतनी ही साइज़ आपकी उस पार्टिकल की होनी चाहिए। तो ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गया कि जो कलर होता है स्कैटर्ड लाइट का किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है पार्टिकल की साइज़ के ऊपर, है ना, कि स्मॉल है, बड़ा है, ठीक है। अगर एक चीज़ आपको क्लियर होगी कि ब्लू लाइट जो है वो सबसे ज़्यादा स्कैटर होती है, और जो लार्जर पार्टिकल है वो कौन से लाइट्स को स्कैटर करते हैं, जिनका लॉन्गर वेवलेंथ होता है। क्या ये चीज़ क्लियर है कि स्मॉल पार्टिकल जो है वो ब्लू लाइट स्कैटर कर देते हैं, और जो लार्जर पार्टिकल्स होते हैं वो स्कैटर करते हैं लॉन्गर कलर को। क्या ये चीज़ क्लियर है, क्या ये चीज़ क्लियर है। चलिए चलिए, अब बात करेंगे स्काई ब्लू क्यों दिखता है। भैया एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, स्काई ब्लू इसलिए दिखता है क्योंकि जो सबसे ज़्यादा वहाँ पर जो क्या स्कैटरिंग होती है ब्लू कलर की होती है। अब जब स्कैटरिंग ब्लू कलर की है और वो हर डायरेक्शन में है, तो हम क्या देख पा रहे हैं कि हमें जो आसमान है वो नीला दिख रहा है ना। अब ये जो ब्लू कलर है हमारी आंखों में जाता है और हमें क्या लगता है कि स्काई क्या हो गया है, ब्लू हो गया है। अभी एक आखिरी पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, वो है भैया रेड लाइट का, कि रेड लाइट डेंजर सिग्नल्स में क्यों यूज़ होती है। क्योंकि भैया विजिबिलिटी अच्छी है ना, विजिबिलिटी अच्छी, काफ़ी दूर तक आप देख सकते हो, तो फॉगी मौसम में भी आपको वो सारी चीज़ें दिखेंगी, तो इसी के कारण हम लोग इसका यूज़ करते हैं। अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखी और वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी सीरीज़ की, तब तक के लिए बाय बाय।